नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। चलिए पढ़ रहे थे अपन कौन सा चैप्टर नंबर 6 जो है हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण तथा समन्वय। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ह्यूमन ब्रेन के बारे में, यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का क्लास के अंदर स्वागत है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन कितने जो है इसके भाग थे, 3 भागों में अपन ने इसको डिवाइड किया था। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहते हैं हम फोर ब्रेन, जिसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला है आपका प्रे मस्तिष्क, जिसे अपन कहते हैं सेरिब्रम। दूसरा है डायनसिफिलॉन, जिस डायनसिफिलॉन के अंदर अपना थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क, जिसे कहते हैं मिड ब्रेन, और फिर आता है पश्च मस्तिष्क, जिसे अपन कहते हैं हाइंड ब्रेन। इस हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, जिसे कहते हैं सेरिबेलम, दूसरा है अपना पोन्स, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए एक एक के फंक्शन क्या थे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेरिब्रम की, जिसे कहते हैं प्रेमस्तिष्क। ब्रेन का लगभग 80% भाग बनाएगा कौन? प्रेमस्तिष्क। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? आपका अग्र मस्तिष्क ही करेगा। और साथ के साथ जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, या मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, आपका कोई टैलेंट है, आर्ट है, तो वो सब, उन सब का केंद्र जो है वो कहाँ पर है? प्रे मस्तिष्क के अंदर है, यानी कि आपके सेरिब्रम के अंदर है। दूसरा अपना थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस रिलाय स्टेशन है, हाइपोथैलेमस भूख प्यास के केंद्र जो है हाइपोथैलेमस में। ये हाइपोथैलेमस आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, उसको भी कंट्रोल करता है कौन? आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? आपके अग्र मस्तिष्क में। दूसरा मध्य मस्तिष्क, जो कि क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है। फिर अपना आता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसके 3 भाग है अपने। सेरिबेलम, जो कि बॉडी का बैलेंस बनाता है कौन? सेरिबेलम। इसे अपन छोटा दिमाग भी कहते हैं या पीछे का दिमाग भी कहते हैं। दूसरा आता है अपना पोन्स। तो श्वसन संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें जो भागीदार होगा वो होगा पोन्स। और तीसरा है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे उल्टी वगैरह, इनका जो नियंत्रण है, इनका जो केंद्र है वो कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके किससे जुड़ा रहता है? मेरु रज्जु से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है। तो आपके कोई भी संदेश आए, कहाँ तक? पहले जो है आपकी संवेदी कोशिकाएं ब्रेन तक लेके गई, ब्रेन से मेरु रज्जु तक आया, फिर मेरु रज्जु से प्रेरक जो कोशिकाएं हैं वो रिस्पॉन्स लेकर आई आपके उस कार्यकारी अंग तक। ठीक है, आ गई बात समझ में? आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पादप, हार्मोन तथा समन्वय के बारे में। जैसे हमारे अंदर तो हमने पढ़ लिया, ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब पादपों के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से होती है, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन किस टाइप से होता है। देखो, अपन बात करते हैं सबसे पहले पादप समन्वय की। तो पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य कुछ हार्मोन्स करते हैं। कौन करते हैं? कुछ हार्मोन करते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बच्चे? फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। अब ये जो आपके फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ये अपन पढ़ने वाले हैं। कितने होते हैं? 5 फाइटो हार्मोन्स होते हैं आपके। कितने? 5 फाइटो हार्मोन्स होते हैं। इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को क्या देखना है? सबसे पहले अपन देखेंगे कि पादपों में जो गति होती है वो वृद्धि पर आश्रित या वृद्धि पर आश्रित नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है छुई मुई का पौधा नॉर्मल ऐसे रहता है, उसकी पत्तियां जो है छोटी छोटी सी होती है, नॉर्मल वैसे जो है वो है, मान लो। अब आपने क्या किया? उसका नाम छुई मुई का पौधा क्यों है? अपन कहते हैं ना कि क्या छुई मुई हो रखा है। अगर जैसे मान लो आपने किसी को टच किया, आपने उसको जैसे ही टच किया वो ऐसे करता है, आउच मेरे तो लग गई, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, ऐसे करते हैं। तो अपन उसको कहते नहीं है कि क्या छुई मुई की तरह बिल्कुल ऐसे तू तो सॉफ्ट है या सेंसिटिव है।
आपने देखा है छुई मुई कोई पौधे को जैसे ही अपन इस तरीके से छूते हैं तो उसकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं, होता ही नहीं होता है। अब उसमें ये जो गति हुई, इन पत्तियों में जो गति हुई, क्या वो वृद्धि पर आश्रित थी? नहीं, वो वृद्धि पर आश्रित गति नहीं थी। भाई उस पादप की, उस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी हुई उस पर, उस गति से उस प्लांट की ग्रोथ हुई? नहीं हुई ना। तो यानी कि ये वृद्धि पर आश्रित गति नहीं होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या, छुई मुई का पौधा। ठीक है, देखिए विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब देखिए हार्मोन्स, जैसे प्लांट्स के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, जैसे मान लो कि आपकी थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो ग्रंथियां हैं वो आपके क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है। इसी तरीके से ये जो पादप होते हैं इनके अंदर भी क्या होते हैं बच्चे, कुछ हार्मोन होते हैं जो कि इनमें वृद्धि का कार्य करेंगे, इनकी ग्रोथ का कार्य करेंगे, सेल डिवीजन का कार्य करेंगे। जैसे मान लो कि ऑक्सिन हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया, एथिलीन हार्मोन हो गया। ये हार्मोन जो है किस में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं पादपों के अंदर, यानी कि प्लांट्स के अंदर। अब देखो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें क्वेश्चन आपसे कह देगा कि निम्न में से जंतु हार्मोन नहीं है। 3 जंतु हार्मोन्स के नाम दे देगा, 1 पादप हार्मोन का नाम दे देगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे देगा, 1 नंबर में जो आ सकता है वो ये कि निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आपको ये जो 5 हार्मोन है वो याद रखने हैं, किसके अंदर, पादप हार्मोन के अंदर। आ गई बात समझ में। चलिए तो देखिए आगे, पादप 2 प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक होती है वृद्धि से मुक्त और एक होते हैं वृद्धि पर आश्रित। अब देखो, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो तो क्या हो गई, वृद्धि पर आश्रित गति हो गई, हुई नहीं हुई। अब देखो ग्रोथ हो रही है तभी तो उसमें गति हो रही है। गति का मतलब सिर्फ ये नहीं है बच्चे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, केवल गति का इतना सा मतलब नहीं होता। गति का मतलब यहाँ पर किससे है कि अगर उस प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो वो भी उसकी क्या है, गति है कि नहीं। अब छुई मुई का पौधा है, जब अपन उसको छूते हैं तो उसको छूने से क्या वो प्लांट ग्रो करता है, क्या वृद्धि करता है, क्या नहीं। तो ये क्या हुई, वृद्धि से मुक्त गति हुई। गति हुई ना उसमें, उसने अपनी पत्तियां जो है सुकेड़ ली। तो ये देखिए पहली है आपकी वृद्धि से मुक्त, ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका छुई मुई का पौधा, जैसे ही आपने इसको टच किया, इसकी जो पत्तियां होती है वो जो है सिकुड़ जाती है, पीछे की साइड मुड़ जाती है। तो ये क्या हुई, आपकी वृद्धि से मुक्त गति हो गई। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। दूसरा आता है अपना वृद्धि पर आश्रित गति। किस पर, वृद्धि पर आश्रित गति। तो पौधे के कायिक भागों में गतियों को जो है दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल पौधे का प्रकाश की ओर गति। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक विंडो है, वहां से कोई सनलाइट आ रही है, ठीक है। जैसे सनलाइट आ रही है और आपने उस रूम के अंदर एक गमला रख दिया। अब आपने क्या देखा कि जहां से सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उस गमले में जो लगा पौधा है वो उस प्रकाश की साइड झुक जाता है। तो यानी कि आपके पौधे का प्रकाश की ओर गति, ये क्या हो गई, वृद्धि पर आश्रित। क्योंकि भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो आपका जो प्लांट है वो ग्रो करता है नहीं करता है, तो वो क्या हो गई, पौधे का प्रकाश की ओर गति। जड़ों का जल की ओर गति। आपने देखा होगा जब आप पौधे लगाते हैं तो उस टाइम उसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन आप कंटिन्यू जब उस प्लांट में पानी देते हैं और फिर मान लो कि बहुत टाइम बाद आपने उस प्लांट को उखाड़ के देखा, तो आपने क्या देखा कि उसकी जड़ें जो है वो लंबी हो गई, जमीन के अंदर हुई कि नहीं हुई। तो उन जड़ों ने क्या किया, पानी को सोख के अपनी ग्रोथ जो है वो कर ली। तो ये क्या हुई, आपकी वृद्धि पर आश्रित गति।
आई कि नहीं आई बात समझ में? तो पादपों में दो प्रकार की गतियां दर्शाई, पहली कौन सी है? वृद्धि से मुक्त, और दूसरी कौन सी हो गई आपकी? वृद्धि पर आश्रित। आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए देखिए, पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, तो पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। किसका? वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं, जैसे आपके हार्मोन्स। ठीक है, इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। जैसे हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? तंत्रिका ऊतक प्रेजेंट है। जो तंत्रिका कोशिका अपन ने पढ़ी, वो तंत्रिका कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? अपने तंत्रिका ऊतक बनाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है, उसके लिए कोई विशेष प्रकार के ऊतक नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? वैद्युत रसायन साधनों के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिससे फूलने सिकुड़ने में क्या है? इनका आकार बदल जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, वृद्धि पर आश्रित गति को अगर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे वृद्धि से मुक्त गति को तो अपन ने कैसे समझ लिया? छुई मुई का पौधा, जैसे ही आपने उसको छुआ तो उसकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती है, तो ये क्या हुई? आपकी वृद्धि से मुक्त गति हुई। अब आपका क्या आता है? वृद्धि पर आश्रित गति, प्रतान की गति। प्रतान की गति से क्या मतलब है? आपने देखा होगा, जैसे इस तरीके से कोई प्लांट होता है, ठीक है, अब जब नई पत्तियां आती हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से लिपट जाती हैं, और फिर जो आगे का सिरा होता है वो ऐसे ऐसे ग्रो करता है। जो लिपटा हुआ सिरा होता है उस तने से, उस पेड़ से, वो ग्रो नहीं करता, लेकिन आगे की साइड जो है वो यहाँ से ग्रो करता है, जहाँ से वो तने से दूर है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में देखो, ये जो है आपका क्या है? ये प्रतान है। अब ये आगे की ओर गति कर रहा है। अब ये वृद्धि पर आश्रित हुई, क्योंकि ये क्या है? आपकी नई जो पत्तियां हैं वो आ रही हैं। आ रही है नहीं आ रही? यानी कि इस प्लांट के अंदर क्या हुआ? ग्रोथ हुई। तो इस ग्रोथ के द्वारा ही इसमें क्या हुई? गति हुई। हुई कि नहीं हुई? तो आपके क्या हो गया? प्रतान की गति जो है आपकी वृद्धि पर आश्रित गति हुई। देखिए, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, यानी कि इस तने से जो दूर होता है, वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। जो यहाँ पर इस तरीके से लिपटा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? कम गति करेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये क्या है? आपका इस तने से दूर है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों ओर लिपट जाती है। तो देखो इस तरीके से ये लिपटा हुआ नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर आपको प्रतान। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वृद्धि पर आश्रित गति को प्रतान की गति के द्वारा समझ सकते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखिए आगे, पौधों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य कौन करेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं आपके पादप हार्मोन्स, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। पादप हार्मोन, या फिर अपन इन्हें क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब देखो, पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति। जैसे कोई भी उनको स्टिमुलस मिला, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, उसको क्या मिली? सनलाइट मिली, तो उसके लिए वो सनलाइट क्या है? उसके लिए वो सनलाइट उद्दीपन ही तो है, स्टिमुलस ही तो है। तो जैसे ही उसको सनलाइट मिली वो उसकी साइड झुक जाता है, तो ये क्या हो गई? प्रकाशानुवर्तन गति हो गई। हुई नहीं हुई? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी प्लांट है, उसको आपने पानी दिया, उसकी जड़ों ने पानी को सोख कर अपनी नीचे की साइड क्या कर ली? गति कर ली, की नहीं की? और जो आपके ऊपर वाला भाग है वो ऊपर की साइड बढ़ गया। तो ये आपके क्या हो गई? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध और उसके सापेक्ष गति हुई कि नहीं हुई? यानी कि जैसे मान लो गुरुत्वाकर्षण बल आपका कहाँ लगता है? नीचे की साइड लगता है,
इतना तो पता है आपको कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फोर्स जो लगता है वो आपका नीचे की साइड लगता है। तो जड़ें आपकी कहाँ ग्रो करती है? नीचे की साइड ही गति करती है। तो यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, गुरुत्वाकर्षण वाली गति कर ली, गुरुत्वानुवर्तन गति कर ली। अब ये जो गुरुत्वानुवर्तन गति है जड़ों में तो कैसी हुई? पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने उस ग्रेविटी फोर्स के डायरेक्शन में ही तो गति की। और जो पौधे का ऊपर वाला भाग है उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध यानी कि ऊपर की ओर गया नहीं गया। तो इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण वाली गति की है, गुरुत्वानुवर्तनी गति की है, वो कैसी की है? ऋणात्मक की है। आ गई। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण गति हो गई। तीसरी जो अनुवर्तनी गति आती है आपके जल के कारण हो गई। भाई जल सोख के जो है प्लांट ग्रो करता है, तो ये आपकी जलानुवर्तन गति हो गई। कुछ आपके केमिकल्स की वजह से जो है गति होती है उसे अपन कहते हैं रसायनुवर्तनी गति। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके जो प्लांट होता है, पुष्प जो होता है उसमें इस तरीके से वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका, और ये अंडाशय होता है। इस अंडाशय के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है? बीजांड है, जिससे बीज का निर्माण होता है। अब मान लो कि कोई भी एक पराग नलिका आई और इस बीजांड द्वार के थ्रू इस बीज में क्या करी? प्रवेश करी। अब ये जो आपकी पराग नलिका होती है इसमें दो नर केंद्रक होते हैं, या फिर दो नर युग्मक होते हैं, यानी कि दो पॉलेंस होते हैं जो क्या करेंगे, इनमें से एक जो है आपके अंड कोशिका को जाके फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो है ध्रुवीय कोशिका को जाके फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है। तो इस तरीके से ये जो है आपके केमिकल्स के थ्रू गति होती है, इसे अपन क्या कहते हैं? रसायनुवर्तन गति कहते हैं। तो ये जो आपकी अनुवर्तनी गति है किसी ना किसी स्टिमुलस के मिलने की वजह से हो रही है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के जल स्टिमुलस हो गया, आपके सूर्य का प्रकाश स्टिमुलस हो गया, रासायनिक ये जो है ये भी आपका क्या हो गया? स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपन हो गया। तो इन बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके अनुसार जो गति हुई उसे अपन क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति कहते हैं। आई के नहीं आई बात समझ में? अब देखिए आपके ये जो अनुवर्तनी गति होती है ये कितने टाइप की होती है? 4 टाइप। कितने? 4 टाइप लिया है अपन ने। पहला है प्रकाशानुवर्तन। पहली कौन सी है? प्रकाशानुवर्तन गति। अब ये जो आपके प्रकाशानुवर्तन गति होती है इसमें आप क्या जो है एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक रूम है, उस रूम की विंडो खोल दी, अब वहां से सनलाइट आ रही है और आपने उस रूम के अंदर एक गमला रख दिया और उसमें लगा दिया पौधा। तो आप क्या देखोगे कि जो वो पौधा है वो उस प्रकाश की साइड मुड़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो ये प्रकाश उसके लिए क्या हो गया? ये जो प्रकाश है वो उसके लिए उद्दीपन हो गया, तभी तो उसने गति की, तभी तो वो जो है गति करेगा इस उद्दीपन के मिलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। इस प्रकाश की वजह से उस पौधे में जो गति हुई उसको अपन ने क्या कह दिया? प्रकाशानुवर्तन गति कह दिया। आई कि नहीं आई बात समझ में? फिर देखो, फिर आता है आपका गुरुत्वानुवर्तन गति। आपने क्या किया, एक गमला लिया, ठीक है, उस गमले में क्या देखा कि जड़ें जो है आपकी नीचे की साइड गति करती हैं। जड़ें जैसे इस तरीके से ये जड़ें हैं वो नीचे की साइड गति करेगी और नीचे की साइड ही आपका क्या लगता है? ग्रेविटी फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण लगता है। और जो पौधे का भाग है वो ऊपर की साइड गति करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब ऊपर की साइड गति कर रहा है यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? तो यानी कि जड़ों में जो गति हुई वो कैसी हुई? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति हुई। और जो पौधे के ऊपर वाला भाग है उसमें कैसी गति हुई? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति हुई। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्योंकि ये इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, अगेंस्ट गति कर रहा है। तो इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो गति है वो क्या है? आपकी गुरुत्वानुवर्तन गति हो गई। ठीक है, फिर आपकी आती है रसायनुवर्तन गति।
रसायनों की वजह से जो गति है, यानी कि रसायन एक तरीके से इसमें क्या करेंगे, स्टिमुलस का काम करेंगे। जैसे आपकी पराग नलिका में दो नर युग्मक जो है आते हैं और उस अंड कोशिका को जाके क्या करते हैं, फर्टिलाइज करता है एक नर युग्मक, और दूसरा नर युग्मक फर्टिलाइज करता है ध्रुवीय कोशिका को। तो उस रसायन की वजह से जो गति हुई वो कौन सी हुई, रसायनुवर्तन गति। ठीक है, फिर आपकी आती है जल अनुवर्तन गति। तो आपको सिंपल सी चीज पता ही है कि पेड़ को जब आप पानी देते हो तो वो गति करता ही है भाई, उसके अंदर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, नहीं होती। तो ये जो है आपकी इस जल के कारण गति क्या कहलाती है, जलानुवर्तन गति कहलाती है। तो ये जो आपके अनुवर्तन है पौधों के अंदर, ये समझ में आए आपको 4। ठीक है, चले आगे देखिए। अब पहला है आपका प्रकाशानुवर्तन। इस विंडो से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो पौधे हैं, ये पौधा है, ये इसकी साइड झुक गया प्रकाश की साइड। तो प्रकाश ने क्या कर लिया, इस प्रकाश ने एक तरीके से यहाँ पर उद्दीपन का काम कर दिया। तो प्रकाश की दिशा में पौधे के प्ररोह तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। भाई देखो शीर्ष भाग में दिख रही है, नहीं दिख रही कि ये सनलाइट की साइड झुक रहा है। प्ररोह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। बिल्कुल भाई, इसके साइड ही ये झुक रहा है, यानी कि पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो ये धनात्मक अनुवर्तन होता है। आई बात समझ में। फिर देखिए दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। इस गमले में देखिए कि जो आपकी जड़ें हैं वो तो नीचे की साइड गति करती है गुरुत्वाकर्षण के डायरेक्शन में ही, इसीलिए क्या हुई आपकी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ये जो है आपके उस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की साइड गति करती है, यानी कि ये क्या हुआ, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति। तो ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ने क्या किया, उद्दीपन का यानी कि स्टिमुलस का काम किया। तो तनों में ऋण गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे ऊपर की ओर तथा जड़ें धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण नीचे की ओर गति करती है। आई कि नहीं, यही बात समझ में। चलिए थर्ड देखिए रसायनुवर्तन गति। तो रसायन उद्दीपनों के द्वारा, जैसे पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। तो मैंने बताया ना, इस तरीके से आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका ये है अंडाशय और इसके अंदर है ये बीजांड। अब ये पराग नलिका आई, इस तरीके से इसमें जो है एंटर करती है। इस पराग नलिका में आपके क्या होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, और इस अंड कोशिका के अंदर जो है आपकी 3 सेल इधर होती है, 3 सेल इधर होती है, और एक बाय न्यूक्लिएटेड यानी कि द्विकेंद्रकीय कोशिका होती है, जिसे अपन कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, वो बीच में होती है। ठीक है, तो एक नर युग्मक यहाँ पर अंड कोशिका को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा नर युग्मक इस बाय न्यूक्लिएटेड सेल को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं त्रिकेंद्रकीय संलयन। ये पढ़ेंगे अपन आगे के चैप्टर में बिल्कुल फुल डिटेल में। ठीक है, तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि क्या कहलाता है, रसायनुवर्तन गति। यहाँ पर रसायनों ने क्या किया, उद्दीपन का यानी कि स्टिमुलस का कार्य किया। फिर आपका आता है जलानुवर्तन गति। तो पौधे के अंग की जल की ओर होने वाली गति। सिंपल सी बात है, आप पौधे को पानी दोगे और पानी लेके जो है वो पौधा ग्रो करेगा। तो जल के कारण क्या हो गई, जल की ओर क्या हो गई, गति हो गई। तो ये 4 प्रकार के रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और आपके प्रकाशानुवर्तन, ये क्या हो गई, अनुवर्तनी गति हो गई। किसके अंदर, पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर। आई नहीं बात समझ में। चल सकते हैं आगे। अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन पढ़ेंगे पादप हार्मोन यानी कि फाइटोहॉर्मोन्स के बारे में। कौन कौन से पादप हार्मोन जो है पादपों के अंदर पाए जाते हैं और किसका क्या कार्य होता है। चलिए आ गई ना बात यहाँ तक समझ में। चलिए, पादप हार्मोन, फाइटोहॉर्मोन पादपों पर नियंत्रण व समन्वय का कार्य। जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही इन पादपों के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। वृद्धि के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ग्रोथ के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब देखिए 5 आपके हार्मोन होते हैं। सबसे पहला है आपका ऑक्सिन, फिर है आपका जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और आपका एथिलीन हार्मोन। नाम याद करो।
कौन कौन से हार्मोन है? फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। रिपीट करेंगे एक और बार फिर से मेरे साथ। देखिए, पहला है आपका ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, तीसरा है आपका एब्सिसिक हार्मोन, चौथा है आपका कौन सा? एथिलीन हार्मोन, और पांचवा कौन सा है आपका? जिब्रेलिन हार्मोन। ये 5 हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। अब एक एक का क्या क्या कार्य है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। किसकी? ऑक्सिन हार्मोन की। तो फलों की वृद्धि में सहायक होता है कौन? आपका ऑक्सिन हार्मोन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, 1 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका कि निम्न में से जंतु हार्मोन कौन सा है या निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा अगर बड़ा क्वेश्चन फाइटो हार्मोन से बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं या पादप हार्मोन किसे कहा जाता है, और इनके जो है नाम लिख के उनका फंक्शन बताइए, उनका रोल बताइए, कार्य बताइए। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? फलों की वृद्धि में सहायक होता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है कौन? आपके ऑक्सिन हार्मोन। फिर दूसरा हार्मोन आता है आपका जिब्रेलिन हार्मोन, जो कि तने की वृद्धि में सहायक होता है। जो आपका स्टेम बढ़ रहा है, तना बढ़ रहा है किसी पेड़ का, उसकी वृद्धि में कौन हार्मोन सहायक है? आपका जिब्रेलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन्स आपके पादपों में ही पाए जाएंगे, हमारे अंदर नहीं है। ये हमारे अंदर जो हार्मोन्स है हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसमें आपको जो है ये 2 हार्मोन याद, ये 5 हार्मोन याद रखने हैं जो पादपों के अंदर पाए जाते हैं। फिर तीसरा है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। ये साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। भाई, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होके नई पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, ऐसा ही होता है। तो उसको प्रेरित कौन करेगा? साइटोकाइनिन। कौन? साइटोकाइनिन। कैसे याद रखना है? जैसे यहाँ पर का लिखा हुआ है, यहीं से याद कर लेना, कोशिका विभाजन में प्रेरित, कोशिका विभाजन को प्रेरित, ठीक है। फिर फलों व बीजों में अधिक सांद्रता में होता है कौन? आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। किसमें? फलों में और बीजों में। सबसे पहला है आपका ऑक्सिन हार्मोन, फलों की वृद्धि में सहायक है, ठीक है। कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक है कौन? ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा है आपका जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या है? तने की वृद्धि में सहायक। तीसरा हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा साइटोकाइनिन हार्मोन, और साथ के साथ ये जो फल है और बीज है उनमें अधिक सांद्रता में पाया जाता है कौन? आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। इसके बाद 2 हार्मोन और आते हैं, एब्सिसिक हार्मोन और आपका एथिलीन हार्मोन। देखिए, एब्सिसिक हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब जैसे हमारे अंदर जो ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन रिलीज होते हैं, वो एक मात्रा तक ही रिलीज होते हैं, क्योंकि दूसरा हार्मोन क्या है? वृद्धि नियामक हार्मोन है जो उसको कंट्रोल कर लेता है, यानी कि हम एक लिमिट तक बढ़ते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग, जैसे खली साहब है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गए। तो इनको नियंत्रित करना भी तो ज़रूरी है भाई। अगर इन हार्मोन्स को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तो आदमी और ये पेड़ पौधे बढ़ते ही चले जाएंगे, इनकी वृद्धि होती ही चली जाएगी। होगा ऐसा? तो इसीलिए आपके जो एब्सिसिक हार्मोन है वो क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है, जलहास को नियंत्रित करता है, यानी कि उस प्लांट के अंदर से ज़्यादा जो है डिहाइड्रेशन नहीं हो, उस प्लांट का उसमें से ज़्यादा पानी नहीं निकले, उसको नियंत्रित कौन करता है? आपका ये कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन। फिर आपके पत्तियों का मुरझाना भी किस हार्मोन की वजह से है? इसी एब्सिसिक हार्मोन की वजह से। और प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित भी कौन करेगा? आपका ये एब्सिसिक हार्मोन करेगा। आई कैन यही बात समझ में? क्या क्या काम होगा इसको देखो। प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित, पत्तियों का मुरझाना इसी की वजह से, वृद्धि को कंट्रोल कौन करेगा? आपका यही हार्मोन, और जलहास को भी नियंत्रित कौन करेगा? ये एब्सिसिक हार्मोन ही करेगा।
आ गई बात समझ में। फिर लास्ट हार्मोन आता है आपका एथिलीन हार्मोन। क्या? एथिलीन हार्मोन। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य एथिलीन हार्मोन का मादा पुष्पों की संख्या जो है ये क्या करता है? बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि कई क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से जो है प्लांट्स के जो फ्रूट है उनको पकाते हैं। रात में तो इतना सा प्लांट मतलब फ्रूट है अपने पास, और सुबह देखा तो इतना बड़ा फ्रूट हो गया। कैसे? इतने जल्दी ग्रो कैसे किया उसने? इतनी जल्दी कैसे वो पक गया? तो इन फलों को पकाने के लिए ये जो एथिलीन के इंजेक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं प्लांट्स में, जिससे जो है ये फल पक जाते हैं। तो एथिलीन हार्मोन क्या करेगा? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन के जो इंजेक्शंस है वो लगाए जाते हैं। मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है कौन? आपके एथिलीन हार्मोन। और यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना पादप समन्वय तथा हार्मोन्स। देखिए भाई, क्या क्या देखा? पादपों के अंदर भी वृद्धि होती है, गति होती है। अब ये जो वृद्धि है यानी कि ये जो गति है वो वृद्धि पर आश्रित है या उससे मुक्त है? पहला, वृद्धि से मुक्त गति, जैसे आपका छुई मुई का पौधा, उसमें गति हुई लेकिन वो वृद्धि नहीं है, तो वृद्धि से जो है जैसे आपने उसको टच किया उसकी पत्तियां सिकुड़ गई, यानी कि उसके अंदर गति हुई लेकिन वृद्धि से मुक्त गति हुई। दूसरा है आपका वृद्धि पर आश्रित गति, जैसे प्रतान की गति। तो प्रतान का जो भाग लिपटा हुआ है तने से वो कम ग्रो करेगा, जो दूर है उस तने से वो ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये क्या है? आपके वृद्धि पर आश्रित गति हो गई। फिर अपन ने बात की अनुवर्तनी गति। कितने टाइप? अनुवर्तनी गति में अपन ने देखे 4 टाइप। पहला कौन सा है आपका? पहली है प्रकाशानुवर्तन गति। तो अगर सूर्य के प्रकाश की वजह से, सूर्य का प्रकाश एक उद्दीपन का कार्य करता है, उस प्रकाश की वजह से गति क्या हो गई? प्रकाशानुवर्तन गति। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन गति। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गति है उसे अपन कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है। अब जड़ों में तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति होगी और जो पौधे का ऊपरी भाग है उसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। तीसरा है आपका रसायनुवर्तन गति। तो पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश रसायनुवर्तन गति, क्योंकि रसायन ने क्या किया? स्टिमुलस का उद्दीपन का कार्य किया। फिर है आपका जलानुवर्तन गति। तो जल की ओर गति, जलानुवर्तन गति। अब जल ने यहाँ पर क्या किया? एक स्टिमुलस का कार्य किया। ठीक है। फिर अपन ने पढ़े पादप हार्मोन, जिन्हें अपन कहते हैं फाइटो हार्मोन्स भी। ये नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य करेंगे। कितने हैं? 5। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। ऑक्सिन ने क्या किया? तो आपका जो ऑक्सिन है वो फलों की वृद्धि में सहायक होता है और कोशिकाओं की जो संख्या है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। कौन? आपके ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा है आपका, दूसरा आता है जिब्रेलिन हार्मोन, जो कि तने की लंबाई में सहायक होता है बढ़ाने में। तीसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा। कौन? आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। चौथा है आपका कौन सा? ये एब्सिसिक हार्मोन, जो कि वृद्धि को नियंत्रित करेगा, जलहास को नियंत्रित करेगा। करेगा नहीं करेगा? कौन? एब्सिसिक हार्मोन। साथ के साथ प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करेगा और पत्तियों का मुरझाना भी किसी की वजह से है, इस एब्सिसिक हार्मोन की वजह से। और 5वां है आपका एथिलीन हार्मोन। तो कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के काम आता है कौन सा? एथिलीन हार्मोन। और मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है कौन? आपका एथिलीन हार्मोन। यहाँ कंप्लीट होता है अपना आज की क्लास। और इस क्लास में अपन ने पढ़ लिया है पूरा पादप हार्मोन, उनमें नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य। अब अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में जो है किसके बारे में? जंतु हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? जंतु हार्मोन्स के बारे में जो है हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। उससे पहले आप लोगों के लिए आज का एक क्वेश्चन, और जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, क्लास कंप्लीशन के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपके? आपके शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जो है इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं देख लूंगी किस किस ने जो है आंसर दिया है या नहीं दिया है।
और मैंने जब पहले पूछा था कि कौन जो है आपके कहाँ से है, मैंने वो सारे आंसर देखे हैं। कोई आपका सूरतगढ़ से है, कोई बाड़मेर से है, कोई कोटा से है, जयपुर से भी कई बच्चे थे। मैं सब कमेंट्स देखती हूँ बच्चे। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपके शरीर की कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अब अपन मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और जो है क्वेश्चंस करते रहिए, साथ के साथ इन जो है सारे चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।